एक और अगली चीज़ देखते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट प्राइमरीली किस चीज़ से कंसर्न होता है ये तो हमको पता ही है कि एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट की तो मीनिंग में ये वाला वर्ड आता है, एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसके साथ उसमें एक और चीज़ जोड़ दिया गया है, टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किस चीज़ को बढ़ाना? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किसके लिए कॉन्फिडेंस की डिग्री किसके लिए बढ़ाओगे? इंटेंडेड यूज़र की डिग्री, इंटेंडेड यूज़र की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। किस में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब द CAG शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या ओपिनियन देगा CAG? एज टू वेदर, क्या CAG ओपिनियन देगा एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ एक और चीज़ है, इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AFRF के हिसाब से हैं तो उसको ये बोलना है कि आर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRF। लेकिन अगर वो FPFR फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से है तो उसको क्या बोलना है? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। या फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, किसका? जो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में ट्रू एंड फेयर व्यू है वो, ठीक है। देखो, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से, अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर वो प्रिपेयर किए हैं तो उसको क्या देखना है? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली। अब वो क्या देखेगा? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली, बस वो इतना चीज़ देखेगा। किस हिसाब से फेयरली? हर मटेरियल रिस्पेक्ट से, या फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं उस फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक। तो ये है फाइनेंशियल ऑडिट। अब आता है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट इज इंडिपेंडेंट असेसमेंट। क्या है? एक अलग से असेसमेंट है ऑफ वेदर सब्जेक्ट मैटर, ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अब उस डेफिनेशन पे चलते हैं हम, जो कि डेफिनेशन किसकी है? सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो सब्जेक्ट मैटर की क्या डेफिनेशन होती है? दिस रिफर्स टू इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन, कंडीशंस एंड एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें? इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी, जिसको कि हमको मेज़र करना है क्राइटेरिया के अगेंस्ट, ठीक है। और इसको करने से ही तो हमको मिलेगी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी। अब जरा उस डेफिनेशन पे हम वापस आते हैं। कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। हर ऑडिट इंडिपेंडेंट असेसमेंट ही होता है। किस चीज़ के बारे में? वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज़ इन कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो क्या मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लाई करता है किससे? क्राइटेरिया से। यानी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर के बीच में मुझे कंप्लायंस चेक करनी है। तो जब भी कंप्लायंस ऑडिट की डेफिनेशन लिखना है तो उसको ये चेक करना है, तो कंप्लायंस तो किन दो चीज़ों के बीच में कंप्लायंस? तो वो दो चीज़ क्या है? सब्जेक्ट मैटर और एप्लीकेबल क्राइटेरिया। इन दो चीज़ों के बीच में हमको कंप्लायंस चेक करनी है और इसी का इंडिपेंडेंट असेसमेंट कंप्लायंस ऑडिट कहलाता है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो बाकी इसका मीनिंग क्या होता है वो तो जब हम इसके फीचर वगैरह समझेंगे तो यूँ ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो।
हाँ, तो हमको क्या चेक करना है? कंप्लायंस। अब कंप्लायंस है, अब हम जनरल टर्म्स के ऊपर चलते हैं। कंप्लायंस हमको हमेशा याद दिलाता है लॉज एंड रेगुलेशंस की, ठीक है। तो लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करता है कि नहीं हमारी एंटिटी, यही हमको पता करना है और यही कंप्लायंस ऑडिट होता है। लेकिन अब ऐसा लिख के तो नहीं आ सकते, तो लिख के क्या आएंगे? कंप्लायंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है ऑफ, किस चीज़ का इंडिपेंडेंट असेसमेंट है? कि क्या जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है या क्या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो सब्जेक्ट मैटर मतलब इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी या कंडीशन, यही तीनों चीज़ तो आती है ICA। तो क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर जिसमें ICA आता है वो कंप्लायंस में है या नहीं, किसके? क्राइटेरिया के। तो क्राइटेरिया यहाँ क्या हुआ? जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हुए, और कंप्लाई करता है या नहीं वो उससे, वही मेरी बात है। यानी कोई भी एक ट्रांजैक्शन लॉफुल हुआ है या नहीं, एकदम सिंपल वर्ड में बोल रहे तो। द ऑडिट इज़ कैरीड आउट बाय असेसिंग। अच्छा, ये ऑडिट कैसे कैरी आउट किया जाता है? बाय असेसिंग वेदर, क्या एसेस करते हैं हम? एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वो चीज़ क्लिक कर गई तो भाई बधाई हो। ये वही 3 चीज़ें हैं। हमने क्या क्या देखे थे? ICA, एक्टिविटी, कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ वर्ड क्या है? एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन तो वैसा का वैसा रहा, बस चेंज क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। तो ये वही डेफिनेशन है, देखो। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी? सब्जेक्ट मैटर की। दिस ऑडिट इज कैरीड आउट इन असेसिंग वेदर, ये तीनों को मैं एक शब्द बोलूँ तो सब्जेक्ट मैटर, कंप्लाई विथ ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विथ, कंप्लाई करता है वो किससे? रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स, रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स विच गवर्न द ऑडिटेड एंटिटी। बस यही चीज़ तो हमको बतानी थी, वो तो हमने वैसे ही समझ लिए थे। अब कंप्लायंस ऑडिट किन 2 चीज़ों से कंसर्न होता है? तो पहली चीज़ है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी यानी हर काम को रोज़ करना, लेकिन यहाँ पर ये वाली रेगुलरिटी नहीं है, ये लॉज एंड रेगुलेशंस वाली रेगुलरिटी। तो क्या रेगुलरिटी है? रेगुलरिटी का मतलब है अधरेंस, अधरेंस यानी कंप्लाई करना ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा जो भी है वो किससे अडहेरेंस में रहेगा? फॉर्मल क्राइटेरिया, है ना, फॉर्मल क्राइटेरिया एमिनेटिंग फ्रॉम रेलिवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू द एंटिटी। तो क्राइटेरिया तो वही हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरे एलिमेंट का दूसरा पॉइंट था क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो रेगुलरिटी क्या चेक करता है? कि मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो एडर करता है कि नहीं, किससे? फॉर्मल क्राइटेरिया। अब यहाँ क्राइटेरिया को हमने क्या वर्ड दे दिया है एक्सेप्ट में? फॉर्मल क्राइटेरिया, जो कि कहाँ से निकलता है? रेलिवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट, जो कि एप्लीकेबल है एंटिटी को, यही चीज़ की रेगुलरिटी। और दूसरा पॉइंट क्या आया? प्रोप्राइटरी। तो कंप्लायंस ऑडिट 2 चीज़ों से कंसर्न करता है, किससे? रेगुलरिटी और प्रोप्राइटरी। वैसे इसमें मेजर पॉइंट किसका है? रेगुलरिटी का, लेकिन प्रोप्राइटरी भी इसमें शामिल है। तो प्रोप्राइटरी क्या करेगा? ऑब्जर्वेंस, वो ऑब्जर्व करेगा क्या? जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड मैनेजमेंट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। कौन सी 2 चीज़ों को प्रोप्राइटरी करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी क्या करेगा? ऑब्जर्व। क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा? प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को गवर्न करने के कौन से प्रिंसिपल हैं, और मतलब और एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उनका कंडक्ट कैसा है, एथिकल है या नहीं। तो प्रोप्राइटरी किन 2 चीज़ों से बात करेगा? जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसको लिख के देखते हैं। पहली चीज़ हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोप्राइटरी की। ये क्या चेक करेगा? ये क्या करेगा? ऑब्जर्व।
क्या ऑब्जर्व करेगा, प्रिंसिपल्स governing sound financial policy. पॉलिसी नहीं, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पॉलिसी नहीं मैनेजमेंट। तो क्या देखेगा वो, प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल गवर्निंग, फिर से एक बार अच्छे से लिख के करते हैं क्योंकि ये भूलने का हम गारंटी भी ले सकता हूँ मैं तो। प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे प्रिंसिपल जो कि गवर्न करते हैं साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है प्रोप्राइटरी में, कि क्या उनका एथिकल कंडक्ट, किसका एथिकल कंडक्ट, तो भाई साहब एथिकल कंडक्ट जो पर्सन हमारे इन्वॉल्व हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स का। ठीक, दो चीज़ें देखनी है, प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, ये दो चीज़ देखनी है। अब भाई देखो हमने इसमें कितनी मेहनत की है। अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, सिर्फ उसने इतना बोला कि चलो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लायंस ऑडिट, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम नहीं लिख पाओगे जो इसमें लिखा है। इसलिए हमने उसको 2-3 बार लिख के देख लिया। फिर से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं कि कॉम्प्लायंस ऑडिट क्या होता है। तो कॉम्प्लायंस ऑडिट ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है, कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया से कंप्लाई करता है या नहीं। सब्जेक्ट मैटर हमारा एप्लीकेबल क्राइटेरिया से कंप्लाई करता है या नहीं। हाँ, फिर उसके अंदर 2 एलिमेंट आते हैं, एक होता है रेगुलरिटी और एक होता है प्रोप्राइटरी। रेगुलरिटी क्या कहता है, एडहेरेंस, 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 एडहेरेंस मतलब टिके होना या कंप्लाई करना। किसका एडहेरेंस, सब्जेक्ट मैटर का। किस चीज़ से, वैसे आसान भाषा में तो लॉ, रेगुलेशन और एग्रीमेंट जो भी है एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है उससे, लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, क्राइटेरिया। इसको आप क्या बोलोगे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहाँ से बन के आ रहा है, इन लॉज एंड रेगुलेशन से। ठीक है, क्राइटेरिया एमिनेटिंग, ठीक है, एमिनेटिंग यानी निकलना। ठीक है, क्राइटेरिया एमिनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से निकल रहा है वो, इन चीज़ों से, लॉज, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू द एंटिटी। ठीक, हिंदी मीनिंग इसका वही है जो मैंने बताया, जो आपको भी समझ आ गया कि क्या वो ट्रांजैक्शन वगैरह मेरे लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करते हैं या नहीं, बस दैट्स इट। अब दूसरा एलिमेंट इसका क्या था, दूसरा कंप्लायंस ऑडिट इज कंसर्न विद में फर्स्ट पॉइंट रेगुलरिटी, दूसरा पॉइंट प्रोप्राइटरी। तो प्रोप्राइटरी में हमने क्या किया, प्रोप्राइटरी में ऑब्जर्वेंस करेंगे हम क्या, जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। ये 2 चीज़ हमने देखे। इसमें एक पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर बताया था, वाइल रेगुलरिटी इज एम्फेसाइज, यानी ज़्यादातर एम्फेसिस किस पे होता है, रेगुलरिटी पे। ठीक है, प्रोप्राइटरी इज इक्वली पर्टिनेंट, मतलब प्रोप्राइटरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसमें, पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में, इन विच देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, सर्टेन एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल। ठीक, वही जो 2 चीज़ हमने देखे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल। ठीक, पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट कैसे कैसे कंडक्ट होता है, तो कंप्लायंस ऑडिट 3 तरह से हो सकता है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के साथ ही साथ आप कंप्लायंस चेक कर लो।
दूसरा इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट कर लो आप, और तीसरा होता है क्या, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के साथ कंबाइन होके भी आप करवा सकते हो कंप्लायंस ऑडिट को। 2 पॉइंट तो कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के साथ भी ये हो सकता है और सेपरेटली भी हो सकता है, और तीसरे इसमें होता है वो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ। लेकिन जब ये परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ होता है ना, व्हेन कंप्लायंस ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हेन कंप्लायंस ऑडिट इज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, तो अब इस केस में आपको कंप्लायंस किस चीज़ की देखनी है, ठीक है, कंप्लायंस इज सीन। वैसे तो आप कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन की देखते हो, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ है तो परफॉर्मेंस यानी एंटिटी ने कैसा परफॉर्म किया, तो ये परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करते हैं नॉर्मली, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस के एस्पेक्ट की कंप्लायंस चेक होगी उस समय अगर ये प्रोप्राइटरी ऑडिट के साथ कंबाइन हो, अगर ये परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कंबाइन होके हो रहा है हमारा क्या, कंप्लायंस ऑडिट, तो उस समय कंप्लायंस किस चीज़ की चेक करोगे आप, ई की। नॉन कंप्लायंस में बी अ कॉज, अगर नॉन कंप्लायंस है, ठीक है ना, अगर हमको पता चला कि भाई ये तो कंप्लाइन नहीं कर रहा है, तो ये कॉज ऑफ हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, किस चीज़ का, स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। हम परफॉर्मेंस ऑडिट में जिन भी एक्टिविटीज़ को सब्जेक्ट मैटर मान के चल रहे हैं, यानी जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका कॉज हो सकता है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस उसके कारण हो सकता है, उसका कॉज हो सकता है, उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, यानी उसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, किसका, जो हम जिस सब्जेक्ट मैटर को हम परफॉर्मेंस ऑडिट में इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हम परफॉर्मेंस ऑडिट में जिस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कर रहे हैं उसका कॉज हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस। अब हम देखते हैं क्या, परफॉर्मेंस ऑडिट। अच्छा, परफॉर्मेंस यानी आपने कैसा परफॉर्म किया थ्रू आउट, जैसे किसी का रिजल्ट आता है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, तो अब इस केस में भी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो किसकी, गवर्नमेंट एंटिटी की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते बड़ी हाई फाई है। अ परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। कैसा एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक। कैसा है, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है ये, एविडेंस का। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है, एविडेंस का। क्यों करते हैं हम ऐसा एग्जामिनेशन, जिससे कि हम एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिले। किस चीज़ का, परफॉर्मेंस का। किसकी परफॉर्मेंस का, अब परफॉर्मेंस किसकी होगी, जिस एंटिटी की हम परफॉर्मेंस ऑडिट करें, तो हमारे लिए एंटिटी कौन सी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कौन सी एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हो, उसकी कोई एक्टिविटी हो, या फिर फंक्शन हो, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा, उसकी कोई एक्टिविटी हो सकती है, उसका फंक्शन हो सकता है, या फिर उसकी कोई एक्टिविटी या फंक्शन हो सकता है, या फिर उसका कोई प्रोग्राम हो सकता है। और ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किस पर्पस के लिए, इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। हम जिससे कि इम्प्रूव क्या कर सके, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी, किसकी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करेंगे, इम्प्रूव द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड, और हम डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं बाय पार्टीज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। हम डिसीजन मेकिंग उन पार्टीज़ की क्या बोलते हैं, एक मिनट, एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज़। उन पार्टीज़ की डिसीजन मेकिंग में हम सहायता दे सकते हैं, यानी फैसिलिटेट यानी हम सहायता दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग में किसकी, पार्टीज़ का, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसी करने की करेक्टिव एक्शन को, या फिर हम करेक्टिव एक्शन को भी
इनिशिएट कर सकते हैं, यानी उन पार्टीज़ की हम हेल्प कर सकते हैं जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, या फिर हम करेक्टिव एक्शन लेने में इनिशिएटिव दे सकते हैं। तो क्या हुआ परफॉर्मेंस ऑडिट? तो परफॉर्मेंस ऑडिट ज़्यादा कुछ नहीं है, वो क्या है, एग्जामिनेशन है। किस चीज़ का? एविडेंस का। अच्छा, ये एग्जामिनेशन कैसा है? ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक। तो क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट? एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन किस चीज़ का है? ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। ऐसा वैसा एग्जामिनेशन नहीं, कैसा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है? एविडेंस का। एविडेंस को ही तो हम एग्जामिन करते हैं ना। और ये क्यों करते हैं? ताकि हम बता सके कि, ताकि हमें एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिले। किस चीज़ का? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी पॉलिसी का, उसकी एक्टिविटी का, उसके फंक्शन का, जिससे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि हम अकाउंटेबिलिटी को सुधार सकें और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें, या फिर इनिशिएट कर सके करेक्टिव एक्शन। तो यही है परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन। परफॉर्मेंस ऑडिट इन PSU इज कंडक्टेड बाय CAG, तब से पढ़ रहे हैं हम, थ्रू IAAD की सब अथॉरिटीज़। ओके, इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, द सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज आर गाइडेड बाय, कि किससे हम गाइड करते हैं? जो भी हमारे ऑफिसेज हैं, मतलब जिनको ऑडिट करना है, तो हम उनको गाइड करते हैं किससे? मैनुअल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रिस्क्राइब बाय होते हैं CAG। तो हम उनको 2 चीज़ें देते हैं ऑडिट करने के लिए। क्या? कौन सी 2 चीज़ें देते हैं हम उनको? एक तो देते हैं हम मैनुअल्स और ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जो कि दिए हैं हमें CAG ने। ये 2 चीज़ें हम दे देते हैं किसको? जिसको ऑडिट करना है, उन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। दिस ऑडिट प्रमोट्स, इस ऑडिट से क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। अभी हमने पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी बाय असिस्टिंग। अब ये अकाउंटेबिलिटी कैसे? हमने असेस कर दिया ना TCWG को, एंड ओवरसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और हमने ऊपर से ये भी देख लिया कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस इम्प्रूवमेंट करने की, ऑफ थ्रू एन एग्जामिनेशन। और अब ये एग्जामिनेशन किस चीज़ का हम एग्जामिनेशन करेंगे? तो 2 चीज़ का, डिसीजन बाय द लेजिस्लेचर, जो भी डिसीजंस हैं, डिसीजंस कौन लेता है? लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव, 2 फॉर्म ऑफ जुडिशरी होती है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, आर एफिशिएंटली एंड एक्टिवली प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी वो प्रिपेयर भी हुए हैं, लेजिस्लेटिव मतलब जो बनाया है, और एग्जीक्यूटिव यानी जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेजिस्लेटिव मतलब जिसने बनाया है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दोनों ही काम L और E कैसे होने चाहिए? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इकोनॉमी का बात नहीं आ रही है ना। और ये बनने भी चाहिए, मतलब लेजिस्लेचर जिसका बनाने का काम था, और एग्जीक्यूटिव मतलब जिसका इम्प्लीमेंटेशन का काम था। तो ये दोनों चीज़ों को हमको देखनी है कि ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं। क्या 2 चीज़ें एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं? लेजिस्लेचर का जो काम था उसको बनाने का, और एग्जीक्यूटिव काम था उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इन दोनों डिसीजंस को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हैं या नहीं। और टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको उसने वैल्यू फॉर मनी मिली है या नहीं, ठीक है। यही तो परफॉर्मेंस है ना। किसी भी योजना से अगर आम आदमी को फ़ायदा मिल जाता है तो इसका मतलब है वो योजना सफल है। यही वो बताना चाह रहा है कि टैक्स पेयर और सिटीजन्स हैव रिसीव वैल्यू फॉर मनी। आगे बढ़ते हैं। According to the guidelines issued by CNAG, performance audit usually addresses the issues of। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 इशू बताए हमारे हमेशा के पढ़े हुए, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब इन पे एक एक करके बात कर लेंगे। तो इकोनॉमी क्या होती है भैया? कॉस्ट कम से कम कर लो, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हैविंग रिगार्ड टू। अब ऐसे नहीं कि आप क्वांटिटी भी कम कर लो, तो जो क्वांटिटी सही है, जो क्वालिटी सही है और बेस्ट प्राइस पे हो सकता है, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी, ठीक। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशो। आपने कितने इनपुट से कितना आउटपुट निकाला, ठीक। अब
एफिशिएंसी कैसे अचीव की जाएगी? अगर हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए या फिर हम कम इनपुट में उतना ही और उसी क्वालिटी का आउटपुट निकाल सके। तो क्या बोला उसने? व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमाइज, मिनिमम इनपुट पे आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए या फिर इनपुट कम लगे हमको उसी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ आउटपुट के लिए। ये दो तरीके हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब याद करने वाली चीज़ आ गई, ऑडिट एफिशिएंसी एम्ब्रेसेस एस्पेक्ट सच एज वेदर। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखना है, किस किस एस्पेक्ट को हम वो करते हैं इसमें, मतलब जिस पे तवज्जो दिया जाता है, तो वो कौन से हैं। अगर हमारा प्रोक्योरमेंट सही होगा, देखो हम कोई भी चीज़ को ना सबसे पहले लेके आते हैं, ठीक है। जब भी हम मान लेते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और अब हम कॉस्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला हमारा पहला काम क्या होता है? मटेरियल को लेके आना। तो हमारा पहला चीज़ क्या होता है? प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। अगर प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए? साउंड, अच्छी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। एक बार आपने उसको ले आया हो तो अब आपको उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है, ठीक है। एक बार आप लेके आ गए मटेरियल को तो अब उन रिसोर्सेज को आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है। फिर ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आपको यूज़ कैसे करना है? एफिशिएंटली, ठीक। और उनका अमाउंट कितना रखना है? ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम, अच्छे से अच्छा अमाउंट रखना है जिससे कि आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज बना सको, वो भी टाइमली मैनर में, ठीक है। ऑप्टिमम अमाउंट पहले इसमें हमने क्या देखे? सबसे पहले तो हमको साउंड प्रोक्योरमेंट रखना। प्रोक्योरमेंट अगर हमारा साउंड है तो आधा प्रॉब्लम वहीं सही हो गया। एक बार हमने प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है? प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है जो हम लेके आए हैं उसको। फिर ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को हमको कैसे यूज़ करना है? एफिशिएंटली। और फिर उसके बाद हमको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिससे कि हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विस टाइमली मैनर में मिल जाए। 4 पॉइंट तो ये हो गए। अब पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स, एंटिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, ये 3 चीज़ें थी। प्रोग्राम, एंटिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, ये कैसी होनी चाहिए? एफिशिएंटली मैनेज, रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है और वो शॉर्ट फॉर्म है PEA और MORE। सो PEA मतलब, देखो P मतलब क्या होता है? P मतलब होता है मटर, और मटर कौन से कलर का होता है? ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन कलर के पक्षी होते हैं तो हमारा मोर भी ग्रीन कलर का है। आज से होते आएगा, नहीं होता तो आज से हम याद रखेंगे कि मोर भी ग्रीन कलर का होता है। या फिर पी मोर से आपको जो समझ आ रहा है वो भी याद रख सकते हो, मुझे पता है आपको क्या समझ में आ रहा है फिलहाल। तो PEAMORE, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? P मतलब प्रोग्राम, एंटिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, और MORE मतलब मैनेज, ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। मैनेज, ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ है। क्या? एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब जिस प्रोसीजर से हमने उसको बनाया ना वो एफिशिएंट है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली। कॉस्ट इफेक्टिवली अगर हम ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। तो कितने पॉइंट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला हमको तो खरीद के लेके आना, तो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारी। खरीद के लेके आए तो उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट और मैनेज, मेंटेन। एक बार आपने उसको प्रोटेक्ट और मेंटेन कर लिया तो अब जो आपके ह्यूमन, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज हैं इनको आपको कैसे यूज़ करना है? एफिशिएंटली। और इनकी क्वांटिटी कैसी रखनी है? ऑप्टिमम। फिर P मोर मतलब प्रोग्राम, एंटिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ आर मैनेज, ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, और वो कैसे होना चाहिए? एफिशिएंटली। फिर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अब ये सब देखने के बाद अब हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है
वो एफिशिएंट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव मीट हो जाने चाहिए। ये होता है क्या, एफिशिएंसी। हमको तो भाई याद करना है क्योंकि पेपर में ये लिख के आना है, तो इसका क्या मीनिंग होता है। एफिशिएंसी का मीनिंग तो हर जगह अलग अलग कुछ भी हो सकता है, हमको बस इतना लिख के आना है, जो 7 पॉइंट यहाँ लिखे हैं ना वो बस। अब इफ़ेक्टिवनेस, इकोनॉमी हमने देख लिया, एफिशिएंसी हमने देख लिए, अब हम देखने वाले हैं क्या, इफ़ेक्टिवनेस। इट इज़ एक्सटेंड टू विच, अच्छा इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट, और मतलब जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट से कितने आसपास है। तो देखो इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है, द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ किए थे, डिज़ायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। तो रिजल्ट तो यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया गया इम्पैक्ट से, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का कोई रिजल्ट नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई भी योजना का सरकार की तो ख़त्म थोड़ी होती है, उसमें ये होता है कि उसका इम्पैक्ट हमको पता चल जाता है। तो इंटेंडेड इम्पैक्ट और एक्चुअल इम्पैक्ट में क्या रिलेशनशिप है, यही पता करना है इफ़ेक्टिवनेस। इन ऑडिटिंग इफ़ेक्टिवनेस परफॉर्मेंस ऑडिट में फॉर इंस्टेंस, अब जब आप इफ़ेक्टिवनेस को एग्जामिन करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, एसेस वेदर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या एसेस करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड मीन्स प्रोवाइडेड, मतलब जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं और उसके लिए जो आपने उसको साधन प्रोवाइड किए हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर, कंसिस्टेंट, सूटेबल या फिर रेलिवेंट होने चाहिए पॉलिसी के हिसाब से। और ये पॉलिसी पुरानी भी हो सकती है, मतलब ये प्रोग्राम पुराना भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, फॉर न्यू और ऑनगोइंग पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम, ठीक है। एसेस वेदर, हमको पता करना है कि क्या जो भी हमारे उद्देश्य हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स, और जो हमें उसको अचीव करने के लिए संसाधन दिए गए हैं यानी एंड मीन्स प्रोवाइडेड, ठीक है, चाहे वो नए प्रोग्राम के लिए हो या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के लिए हो, वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर, कंसिस्टेंट, रेलिवेंट एंड सूटेबल, PCSR, ठीक है। कैसे होने चाहिए, प्रॉपर, कंसिस्टेंट, सूटेबल और रेलिवेंट टू द पॉलिसी, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द प्रोग्राम अचीव्स डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट, किस लेवल तक हम उसका रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट। एसेस एंड इस्टेब्लिश विथ एविडेंस, क्या करना है हमको, विथ एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करना है क्या, वेदर द ऑब्जर्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अच्छा, कोई भी पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसा होता है, सोशल होता है या फिर इकोनॉमिक होता है, और वो इम्पैक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के ही कारण आ रहा है या नहीं, कहीं कोई उसका अदर कॉजेस तो नहीं है। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे। पहला, एसेस वेदर द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम क्या एसेस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है और जो मीन्स है उसको अचीव करने के, चाहे वो न्यू प्रोग्राम हो या ओल्ड, वो प्रॉपर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए। किसके लिए, पॉलिसी के लिए। कैसे होने चाहिए, प्रॉपर, कंसिस्टेंट, रेलिवेंट और सूटेबल। अब हमको क्या देखना है, एक्सटेंड टू विच द प्रोग्राम अचीव डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट है उस किस लेवल तक उस रिजल्ट को हमने रीच किया है। अब यहाँ तो वर्ड रिजल्ट ही रीच हो गया, तो मेरी ऊपर वाली बात गलत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमको इतना तो याद रहेगा कि ना हमसे कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो हमको क्या मेज़र करना है, एक्सटेंड टू विच द प्रोग्राम अचीव्स द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट। अब तीसरी चीज़ हमने ये पता किया कि भैया ये जो आपने जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या जो भी उसका सोशल और इकोनॉमिक असर पड़ा है वो पॉलिसी के ही इम्प्लीमेंटेशन से पड़ा है या किसी और चीज़ से तो नहीं पड़ गया, ठीक। अब तीसरी चीज़, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। अब हमको फैक्टर्स पता करने हैं, कौन से फैक्टर्स, जिससे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट हुआ है। इनहिबिटिंग, आइडेंटिफाई फैक्टर्स इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग का मीनिंग मैं भी चेक कर लेता हूँ।
INHIBITING। इनहिबिटिंग का मीनिंग क्या होता है? इनहिबिटिंग का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग और टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट को रोक रहे हैं? तो इनहिबिटिंग मतलब होता है प्रिवेंटिंग। तो मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट को रोक रहे हैं? हाँ, फिर से एक बार चारों पॉइंट करते हैं, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एसेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और मीन्स जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो नए प्रोग्राम के लिए हो या पुराने प्रोग्राम के लिए हो, वो प्रॉपर, कंसिस्टेंट, सूटेबल और रेलिवेंट है कि नहीं पॉलिसी के अनुसार। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट इज अचीव्ड। फिर एसेस एंड असर्ट एस्टेब्लिश विथ एविडेंस। एसेस करो और एस्टेब्लिश करो विथ एविडेंस। क्या? अब कि जो भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका इम्पैक्ट हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही हुआ है या किसी और कारण से तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमको क्या पता करना है? आइडेंटिफाई फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट के बीच में बाधा डाल रहा है, उन फैक्टर्स को हमको पता करना है। फिर एसेस वेदर द प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी हमारा प्रोग्राम है जिसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करता है, डुप्लीकेट करता है, ओवरलैप करता है, काउंटर एक्ट करता है रिलेटेड प्रोग्राम को। तो वो रिलेटेड प्रोग्राम को क्या क्या कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट यानी उसका साथ देता है, डुप्लीकेट यानी उसको कॉपी करता है, ओवरलैप्स यानी उससे भी आगे निकल जाता है, या फिर काउंटर एक्ट्स यानी उसके खिलाफ काम करता है रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक। एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड और इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट। तो हमको इफेक्टिवनेस चेक करनी है, किसकी? प्रोग्राम की या फिर कंपोनेंट की। किसकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे हम? प्रोग्राम की या फिर इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट की। डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज़ कंसिडर्ड, क्या मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है अल्टरनेटिव्स, किस लिए? कैरिंग आउट, क्या कैरी आउट करने के लिए? फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए जो कि बेटर रिजल्ट दे सके, मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक। हमको ये भी देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है दूसरे अल्टरनेटिव्स को, जिससे कि ये प्रोग्राम को कैरी ऑन किया जा सके, जिससे कि जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो इफ़ेक्टिव हों और एट लोअर कॉस्ट हों। एसेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम की, अभी तक हम ऊपरी बातें कर रहे थे, अब हम जाते कि भाई मैनेजमेंट आखिर क्या जानता है अपने प्रोग्राम के बारे में। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्या मैनेजमेंट ने कोई ऑल अल्टरनेटिव सोच के रखे हैं कि इसी प्रोग्राम को हम कर सकते हैं कम कॉस्ट से और वही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे एसेस एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल सिस्टम है वो एडिक्वेट है या नहीं। और मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम किस काम आता है? मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। एसेस द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फिर कंप्लायंस चेक करो लॉज एंड रेगुलेशन की जो भी उस प्रोग्राम पे एप्लीकेबल है। आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग मोर इफेक्टिवली, प्रोग्राम को और इफेक्टिवली हम कैसे चला सकते हैं, इस बात के वेज, तरीके ढूंढो। बहुत हद तक तो हमने याद करने की कोशिश की है, एक बार फिर से ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये याद तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ इफेक्टिवनेस के अंदर हम पढ़ रहे थे, एसेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मीन्स, ऑब्जेक्टिव जो है उसके और जो मीन्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो नया प्रोग्राम हो या पुराना प्रोग्राम हो, वो प्रॉपर, कंसिस्टेंट, सूटेबल और
रेलिवेंट होने चाहिए पॉलिसी के हिसाब से। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम अचीव्स डिज़ायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, किस हद तक उसने रिजल्ट को अचीव किया। फिर हमको क्या देखना है, एसेस एंड एस्टेब्लिश विद एविडेंस, हमको एविडेंस के याद ये पता करना है कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोशल या इकोनॉमिक जो भी इम्पैक्ट आया है वो पॉलिसी का, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से आया है या नहीं। फिर हमें देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बाधा डाल रहे हैं उसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट में। फिर हमको देखना है एसेस वेदर द प्रोग्राम वो कॉम्प्लीमेंट करता है, डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, ओवरराइड या फिर काउंटर एक्ट्स अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स को। फिर एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड और इंडिविजुअल प्रोग्राम, अब प्रोग्राम की या फिर इंडिविजुअल की। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट को क्या क्या करना है। तो क्या मैनेजमेंट ने कोई और अल्टरनेटिव सोच के रखा है इसको कैरी आउट करने के लिए, जिससे कि डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट आ जाए और लोअर कॉस्ट पे भी काम बन जाए। फिर एसेस दैट एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की एडिक्वेसी कैसी है, मेज़र, मॉनिटर और रिपोर्ट करने में प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को। ठीक है, मेज़र, मॉनिटर एंड रिपोर्ट क्या, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस। फिर कंप्लायंस चेक करना है लॉज और रेगुलेशन से, और आखिर में हमको चेक करना है कि मोर इफेक्टिवली हम इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं एसके वेज। अब आते हैं प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 एंड CAG एक्ट, दोनों को कंबाइन करके क्या हमको समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 19(1) ऑफ CAG, अब ये CAG का एक्ट तो हमको है नहीं, द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज शैल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तो कुछ नहीं बोल रहा है वो, सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो भी इसके पावर्स वगैरह हैं ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, वो उसको कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट करना है। अब सब सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ 143 ऑफ कंपनीज एक्ट ये एम्पावर कर देते हैं किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करे और टेस्ट ऑडिट भी करे। 6 पे सप्लीमेंट्री, 7 में टेस्ट ऑडिट। द सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किस नेचर में होता है, ये MCQ का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल किस नेचर में होता है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल, ECPA, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेक्शन नंबर 143(5) ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या बोलता है वो, कि ये रिक्वायर करता है किसको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, कि वो सबमिट करे कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट, कॉपी ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू CAG। वो बोलता है कि सबमिट करो भैया क्या, ऑडिट रिपोर्ट किसको, CAG को। थस सेक्शन नंबर 143(6) एंड 143(7) ऑफ कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द C&AG, मतलब ये दोनों सेक्शन मिल के हमारे CAG को एम्पावर करते हैं सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट करने का एनुअल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के। ठीक है, इन सो फार एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर कंसर्न, जहाँ तक बात कर रहे हैं हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की, द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूज, यानी जो भी उन जिन स्टैट्यूज में वो बने हुए हैं वो लोग ऑडिट CAG द्वारा करने का बताते हैं। फिर इसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ दिस कॉरपोरेशंस अलॉन्ग विथ स्पेसिफिकली नॉट स्टेटेड सो ऑल्सो, दो स्पेसिफिकली नॉट स्टेटेड सो, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट तो करना ही है भले लिखा ना हो। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे कंपनीज एक्ट में और CAG एक्ट में क्या प्रावधान है परफॉर्मेंस ऑडिट के। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग आर इवेल्युएशन ऑफ EEE, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑफ द पॉलिसी, प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इट ऑल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिससे कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस कर सके हम, ये वही बातें जो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि ये
परफॉर्मेंस ऑडिट को कैसे प्लान किया जाए। ठीक है, अब इसको ना हम याद करने के एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। हमको क्या करना है, सामने वाले को समझना है और आखिर में उसी को इंटीमेट कर देना है। ठीक है, हमने उसको समझना है और आखिर में उसी को समझा देना है। तो ये शुरू होती है यू से और आई से, और इस बीच में 7 और स्टेप्स आने वाले हैं। तो हम क्या क्या है, चलो अब उसको शुरू करते हैं। तो 9 स्टेप का ये टोटल प्लानिंग है किसकी, परफॉर्मेंस ऑडिट की। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है समझना। किसको, सामने वाली एंटिटी को। तो हम सबसे पहले उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये चाहते क्या है, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है। पहली चीज़ समझे हमने किसको, एंटिटी को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और स्कोप को हमने डिफाइन कर दिए। ठीक, अब ऑडिट, अब क्राइटेरिया को हम डिफाइन कर देंगे। क्राइटेरिया ने बेंचमार्क। अब क्राइटेरिया को डिज़ाइन करने के बाद अब हम ऑडिट का अप्रोच क्या लगाने वाले ये सोचेंगे। एक बार हमने ये सोच लिया कि हम क्या अप्रोच लगाने वाले, तो हम उससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये सोचते हैं। ये सब होने के बाद हम पता करेंगे भाई कौन कौन जाएगा। तो हमारे असेसिंग द ऑडिट टीम की स्किल, और क्या हमको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए बाहर से, आउटसाइड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड और नॉट। अब ऑडिट डिज़ाइन की मैट्रिक्स कर लेंगे, टाइम टेबल कर लेंगे, और इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज़। तो हमें पहला और आखिरी तो समझ आ गया था, फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है हमको उन्हें समझना है, और आखिरी पॉइंट है कि हमें उन्हें ही समझाना है। समझाना नहीं है, एक्चुअली हम उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि हमारा क्या ऑडिट प्रोग्राम है। तो समझाने को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। समझना है हमें किसको समझना है, एंटिटी को या फिर प्रोग्राम को जिसके लिए भी हम ऑडिट करने जा रहे हैं। एक बार हमने इसको समझ लिए, तो अब हमने अपना स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। एक बार जब मेरे को समझ आ गई कि वो कैसी एंटिटी है, तो अब मैं अपना स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर सकता हूँ। स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद मुझे क्या पता करना है, ऑडिट क्राइटेरिया, मतलब किस बेसिस पे मैं इसको इवेल्युएट करूँगा। ठीक है, किस बेसिस पे मैं इसको इवेल्युएट करूँगा, किस बेसिस पे मैं इसको इवेल्युएट करूँगा। सबसे पहले मैंने उसको समझा, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, अब मैं उसको इवेल्युएट किस बेसिस पे करूँगा, फिर क्या अप्रोच लगाऊँगा, किस हिसाब से मैं उसको ऑडिट करूँगा। अब तो मेरे को सब समझ में आ गया ना, क्या करना है मुझे ये समझ में आ गया, किसके खिलाफ करना है ये भी समझ में आ गया, तो कैसे करना है ये हमको ऑडिट अप्रोच बता के जाएगा। अब अप्रोच भी समझ आ गया, तो मैं अब ऑडिट पे करूँगा क्या, तो मैं क्या करूँगा, उससे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ डिसाइड हो गई। तो अब मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चंस पूछना है, तो अब कौन क्वेश्चन पूछेगा, तो हमने देखे कि भैया हमको ऑडिट टीम की स्किल को चेक करेंगे हम अपनी, और क्या हमें ज़रूरत है किसी बाहर वाले को रखने की, या हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, ये भी चीज़ हमको चेक करनी है। अब फिर हम उसके बाद डिज़ाइन कर लेंगे ऑडिट मैट्रिक्स, और टाइम टेबल बना लेंगे, और रिसोर्सेज बना लेंगे। ठीक है, और फिर आखिरी में हम इंटीमेट कर देंगे ऑडिट प्रोग्राम किसको, एंटिटी को। तो ये है 9 प्रोसेस की प्रोसेस, जो कि शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग से और ख़त्म होती है इंटीमेशन से। जैसे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिसाइड कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिसाइड हो गया, तो अब मेरे को करना क्या है, किसके खिलाफ क्या एवेल्युएट करूँ, तो मुझे क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अब मुझे पता हो गया ना क्राइटेरिया है, तो मैं उसको अप्रोच कैसे करूँगा। अप्रोच करने में के बाद मुझे पता चलेगा कि अब तो ऑडिट शुरू हो गया, तो मैं ऑडिट पर करूँगा क्या, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास और लोग होने चाहिए, तो और लोग कहाँ से होंगे, ऑडिट टीम की स्किल पता करूँगा मैं, और क्या मुझे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है या नहीं ये भी मैं पता कर लूँगा। अब इतना होने के बाद अब मैं एक डिज़ाइन मैट्रिक्स तैयार कर लूँगा, मैं अपना रोड मैप डिज़ाइन कर लूँगा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी पढ़ेंगे, मैं तो ऐसे ही टाइम पास बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, हमने टाइम टेबल डिसाइड कर लिए है। ठीक है, टाइम पास वर्ड से हमारे पास एक और चीज़ आ गई जिसका नाम है टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, और आखिर में हमने इंटीमेट कर दिए क्लाइंट को ये सब बातों के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी या फिर प्रोग्राम। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी की बेस्ट हम जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, वो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। इसलिए इसमें अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट ज़्यादातर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी के खुद के डॉक्यूमेंट, जिस लॉ में है ना वो उसके डॉक्यूमेंट, फिर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, फिर
एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, कोई रिसर्च हुई है वो, पिछले ऑडिट, मीडिया कवरेज, स्पेशल फोकस ग्रुप। ठीक है, तो मेनली हम बात किसकी कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के, डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के खुद के, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर कोई रिसर्च या फिर एकेडमिक या फिर स्पेशल रिसर्च हुई है तो वो, पिछले ऑडिट, मीडिया में उसका क्या है, और स्पेशल फोकस ग्रुप। ठीक है, अब द ऑडिटर में यूज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब मतलब हमें इन्हीं को डिटेल में पता करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, 3 टाइप के डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी। तो डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी में क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द एंटिटी, पॉलिसी फाइल, एनुअल रिपोर्ट, बजट, अकाउंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, information on website, internal audit report, electronic database, MIS report, RTI material, etc. अच्छा, अब इसको याद कैसे करें, 1 2 4 हमको याद हो जाए बहुत है। तो डॉक्यूमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ एंटिटी, तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो याद नहीं रहने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ एंटिटी, ये तो नहीं याद रह सकता, रह ही नहीं सकता, लिख के लो। डॉक्यूमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ एंटिटी, याद रह गया तो भाई साहब बल्ले बल्ले। फिर भी डॉक्यूमेंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ एंटिटी। दूसरा पॉलिसी की फाइल, ये भी नहीं रहने वाला, हाँ यहाँ से रहने वाला एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, बजट पता है, अकाउंट्स पता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग पता है, RTI बहुत ज़्यादा होती है जब भी गवर्नमेंट की बात करते हैं वो, वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट, डाटाबेस और MIS की रिपोर्ट। ठीक, ओके, अब लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स। लेजिस्लेशन यानी जिस एक्ट में वो बना है तो वो लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस और डिबेट हुए हैं वो लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस हुए हैं और डिबेट हुए हैं वो, और वो जो रिपोर्ट हमारी 3 एंटिटीज़ ने दी, देखना कौन सी एंटिटी, पब्लिक अकाउंट कंपनी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कंपनी एंटिटी, ये तीनों तो याद रहेंगे ना, तीनों एंटिटी के रिपोर्ट्स, और लेटर फ्रॉम MP, लेटर फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ क्या है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ क्या है, लेजिस्लेशन। दूसरी चीज़ क्या है, पार्लियामेंट में जो डिबेट या क्वेश्चंस हुए थे वो। उसके बाद रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट, वही 3 कमेटी की, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी, इन तीनों की जो भी रिपोर्ट्स आई थी, और लास्ट है लेटर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में सबसे पहला लेजिस्लेशन, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस और डिबेट्स हुए हैं वो, और तीसरा हो गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और तीसरी हमारी एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट और जो लेटर लिखे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो। अब आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अच्छा, पॉलिसी कोई भी कभी भी कौन बनाता है, ये हमने पहले से पढ़ा 11 में, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन हुआ है एंटिटी पे, यस सिमिलर वर्क डन बाय अदर गवर्नमेंट एंड अदर SAI, या किसी और ने इस तरह का रिसर्च या वो किया है। तो पास्ट ऑडिट पता ही है, पास्ट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द एंटिटी। मीडिया कवरेज, मीडिया मतलब 2 तरह का मीडिया होता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उनके सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स एंड रेगुलर बेसिस इन ट्रांसपेरेंट मैनर। कैसे डॉक्यूमेंट, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस और इन ट्रांसपेरेंट मैनर। स्पेशल फोकस ग्रुप्स, स्पेशल फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑडिट एडवाइजरी कमिटी, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, ये सब। ये हमने पहला पॉइंट देख लिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, अगर आपको याद है तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी।
एंटिटी को अंडरस्टैंड करने में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मेनली 3 टाइप के डॉक्यूमेंट थे, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट थे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट थे और डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी थे। उसके अलावा मीडिया कवरेज थी, स्पेशल रिसर्च थी, और पास्ट ऑडिट और स्पेशल ग्रुप थे। अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि क्या बोलता है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। अब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ऑडिट objective should be defined in second manner as they will impact the nature of audit, govern its conduct and offer audit conclusion। तो जो भी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ना, should be defined in succinct manner। अब succinct का क्या मतलब होता है? succinct का मतलब कहीं ना कहीं सक्शन, यानी किसी चीज़ को खींचने से होना चाहिए, लेकिन हम सर्च मार लेते हैं SUCCINCT, ससिंक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? सेड क्लियरली, ठीक है, एकदम सच्ची सच्ची बोलो। तो सचिन वर्ड कहाँ से बनता है? SACC, यानी कि सच, ठीक है ना। एकदम क्लियर टर्म्स में जो चीज़ बोली गई उसको कहते हैं सचेंट मैनर, सकिंट मैनर। मुझे पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो हमेशा क्लियर टर्म्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो इम्पैक्ट करेगा हमारे नेचर ऑफ ऑडिट को, वो कैसे कंडक्ट होने वाला है, और उसके कंक्लूजन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सेटिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स, जब हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव को बना लेते हैं तो इससे क्या होता है? गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑडिट। इससे क्या होता है? गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑडिट। अच्छा क्वालिटी का परफॉर्मेंस ऑडिट करना है तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव को पहले से सेकंड मैनर में दो, जिससे कि क्या होगा? क्योंकि इससे इम्पैक्ट किस पे हमको पड़ने वाला है? नेचर ऑफ ऑडिट पे, उसके कंक्लूजन पे, और जो हम कंडक्ट करने वाले हैं उस पे। इट फैसिलिटेट्स clarity, demonstrate consistent quality of audit and services, measured good assurance of audit। ये तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात की। देखो, 2 चीज़ें थी, ऑब्जेक्टिव और स्कोप। अब स्कोप कंस्ट्रिक्ट, स्कोप क्या होता है? डिफाइनिंग द स्कोप कंस्ट्रिक्ट्स द ऑडिट टू सिग्निफिकेंट इश्यूज। हमने अगर एक बार पता कर लिया कि हमारा स्कोप क्या है, तो हमने अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लिया, कंस्ट्रेंट यानी रोक लिया, किस पे? सिग्निफिकेंट इश्यूज से, है ना, जो कि हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो ये मेनली फोकस किस पे करता है? एक्सटेंट, टाइमिंग एंड नेचर, NET, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ये तो वही है जो हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़े। क्या? डिफाइनिंग द स्कोप मतलब हम अपने ऑडिट को उस जगह तक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट इश्यूज से, जो कि हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। It mainly focuses the extent, timing and nature of audit। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? एक बार और जोर से बोल दो, जय माता दी। पहला पॉइंट क्या था? हमें पता करना था एंटिटी के बारे में, जिसको हम बोलते थे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पता किए थे कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो अब जो ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात की थी कि भैया ऑब्जेक्टिव हमको सेकंड मैनर में क्यों पता करना है? क्योंकि इसी से तो इम्पैक्ट होगा हमारे ऑडिट पे, इसी से तो पता चलेगा कि हम ऑडिट की कंडक्ट कैसे करने वाले हैं, और ऑडिट के कंक्लूजन को भी यही इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ऐसा करने से क्या होता है? गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑडिट हो जाता है और हमको फैसिलिटी मिल जाती है। डेमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड सर्व एज अ मेजर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर 3, तो 2 हो गए थे हमारे, ऑब्जेक्टिव वाला सेकंड और फर्स्ट वाला था अंडरस्टैंडिंग। अब हम तीसरे इसमें क्या करते हैं? क्राइटेरिया, क्या करूं, यानी किसके खिलाफ उसको मेज़र करूं, जो भी मैं मेज़र करने जा रहा हूँ। ऑडिट क्राइटेरिया आर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तब से पढ़ रहा है, बेंचमार्क बोल लो, स्टैंडर्ड्स बोल लो, यूज टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोग्राम मीट्स और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इसी चीज़ के स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे? ऑडिट क्राइटेरिया। इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट, ये क्या देता है? कॉन्टेक्स्ट यानी किसी भी कोई ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट। ये कॉन्टेक्स्ट देता है क्या? अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हमारा रिजल्ट आने वाला है ऑडिट से, ठीक है।
ऑडिट क्राइटेरिया आर रीजनेबल एंड असरटेनेबल, ऑडिट क्राइटेरिया आर रीजनेबल एंड असरटेनेबल स्टैंडर्ड्स एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। अटेनेबल मतलब में पा सकने वाले, यानी जिनको हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रीजनेबल भी हैं और अटेनेबल भी हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ कैन बी असेस्ड। हमको वही जो हमारा क्राइटेरिया है उसके खिलाफ हमको इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ही तो मेज़र करना है। द ऑडिट क्राइटेरिया मे बी साउट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। आप कहाँ से मिलेगा, कहाँ है ऑडिट क्राइटेरिया, कहाँ से मिलेगा, तो वो सोर्सेज हम पता करने वाले हैं। उसमें पहला सोर्सेज क्या है? प्रोसीजर मैनुअल ऑफ एंटिटी। एंटिटी का जो भी प्रोसीजर मैनुअल्स हैं, यानी वो जिस हिसाब से काम करती है उसका लेखा जोखा। फिर पॉलिसी, स्टैंडर्ड, डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस। अच्छा, अब इसको कैसे याद करेंगे तो बड़ा खतरनाक है। हमें पता है एक चीज़ होती है GPS, और GPS क्या दिखाता है? डायरेक्शन, ठीक है। तो G फॉर हो गया गाइडलाइंस, P फॉर हो गया पॉलिसी और S फॉर हो गया स्टैंडर्ड्स। और डायरेक्शन की जगह हमको वर्ड यूज़ करना है डायरेक्टिव्स। सॉरी, प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ एंटिटी पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था GPS जो हमको दिखाता है डायरेक्शन। अब तीसरे से ये थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल ही समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से याद नहीं कर सकते। पहला है मैनुअल, कौन से मैनुअल? प्रोसीजर मैनुअल। दूसरा है GPS जो हमें दिखाता है डायरेक्शन। तो G का मतलब होता है गाइडलाइंस, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, और जो देते हैं डायरेक्टिव्स, ठीक। नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया जो कि खुद ही एंटिटी यूज़ करती हो, या फिर उस अदर एंटिटी जो कि सिमिलर एक्टिविटी है प्रोग्राम करते हैं, वो लोग जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वही हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अब मैं चाहूँगा किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने। एक्सपर्ट का ओपिनियन या फिर नो हाउ मैं पता कर सकता हूँ। फिर अगर कोई नया या एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज है या फिर अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं उससे इसको मेज़र कर सकता हूँ। फिर जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर। ये तो बड़ी हाई फाई चीज़ है, हम तो शुरू से फिर से एक बार करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर मैनुअल्स अगर मेरे पास है तो वो प्रोसीजर मैनुअल एक बार मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा? GPS ठीक है। तो GPS का क्या फुल फॉर्म था? गाइडलाइंस, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स और डायरेक्टिव्स। और फिर अगर कोई और एंटिटी का क्राइटेरिया तो, या फिर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लूँ या नो हाउ ले लूँ, या फिर कोई नई या स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च है या फिर अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन है तो वो। और आखिरी जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर्स। अगर कोई रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर, मतलब जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर मतलब मुझे नहीं मालूम भाई, याद कर लेना यार। जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर, बार बार शब्द बोलो, जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर, जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर और रिसर्च पेपर और रिसर्च पेपर और रिसर्च पेपर। डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच। अब हमको ऑडिट का अप्रोच कैसे रखना है, तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट क्या कहता है? नो यूनिफॉर्म ऑडिट अप्रोच जो कि प्रिस्क्राइब है। ऐसा कोई ऑडिट अप्रोच नहीं पैदा हुआ आज तक जो कि हमने प्रिस्क्राइब कर दिया, जो कि एप्लीकेबल हो हर टाइप के सब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट पर। ऐसा कुछ भी आज तक बना नहीं है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोच ऑल्सो डिटरमाइन मेथड एंड मीन्स यूज फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। यानी एक बार हमने सिलेक्ट कर लिए कि अप्रोच क्या होगा, तो हम ऑल्सो डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेथड्स और मीन्स क्या होंगी कंडक्ट करने के लिए ऑडिट को, ठीक है। मेथड्स और मीन्स भी हमको यहीं से पता चल जाएंगी, मीम्स नहीं, मीन्स भाई। मीम्स सुन रहे हो तो तुम बिगड़ चुके हो। सम ऑफ द मेथड्स विच could be used in conducting performance audit includes, यानी कि कुछ ऐसी मेथड, some of the methods which could be used in conducting performance audit। ऐसी कौन सी मेथड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं
परफॉर्मेंस ऑडिट में। अब देखो इसको कितना सजा सजा के लिखा है, क्योंकि इसको पता है कि भाई ये किसी आम आदमी को याद नहीं होने वाला है। तो हम कौन से खास हैं, लेकिन कोशिश करते हैं खास बनने की, कोशिश करते हैं याद करने की। पहला क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर को हम एनालाइज कर लेंगे। दूसरा क्या है, केस स्टडी। अच्छा, तीसरा क्या है, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक है, तीसरा क्या है, सर्वे। चौथा क्या है, रिजल्ट का एनालिसिस। और पांचवा है छठवा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबरिंग में हम गलत हो गए, चलो फिर से नंबरिंग करते हैं, उसी बहाने एक बार और पढ़ लेंगे। सबसे पहला क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर। सबसे पहले हम प्रोसीजर को एनालाइज करेंगे। दूसरा है केस स्टडी, जो हमको नहीं आती किसी पेपर में। और तीसरा है क्या, एग्जिस्टिंग डाटा का यूज़ करना। चौथा है सर्वे। पांचवा है रिजल्ट को एनालाइज करना। और छठवा है क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना। एनालाइज से रिलेटेड मेरे पास कितने पॉइंट हैं, 2, 1 और 2। तो मैं एनालिसिस को एक तरफ लिख लेता हूँ, एनालिसिस। दूसरा देखो यहाँ क्या लिखा है, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अब मैं डाटा को अगर यूज़ कर रहा हूँ तो या तो मैं एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ कर लूँगा या फिर नया डाटा लाऊंगा। तो नए डाटे के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्वे। नए डाटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वे। ठीक है, तो अब मेरे 4 चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई। कौन सी? पहला मैंने एक पॉइंट ले लिया जो मुझे अलग करना है। केवल दो चीज़ें मैंने अभी तक अलग किया हूँ, लेकिन पॉइंट 4 कवर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैंने क्या अलग कर लिया, एनालिसिस मुझे किस चीज़ का करना है, 2 चीज़ का करना है, प्रोसीजर का करना है और रिजल्ट का करना है। एनालिसिस में मुझे प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। ये तो बड़ा आसान हो गया। अब जरा एक बार अच्छे से देखते हैं, ये तो मेरे को भी आज तक नहीं बना, लेकिन आज याद हो जाएगा ये, ऐसा कोशिश रहेगी अगर भगवान की कृपा रही तो। 2 चीज़ हमने देखे, ए फॉर एनालिसिस था, तो एनालिसिस में हमने 2 चीज़ देखे। ठीक है, एनालिसिस हम किसका करेंगे, पी और क्यू का। पी के बाद ही तो क्यू आता है ना। तो एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम डाटा, अब डाटा हम या तो एग्जिस्टिंग डाटा यूज़ कर लें या तो फिर सर्वे कर लें। अच्छा, अब जब मेरे पास सर्वे हो गया तो मेरे को कोई ना कोई केस पता चला होगा। ऐसे कुछ भी कहानी बना रहे हैं तो भाई कुछ भी केस पता चला होगा, तो वो केस की स्टडी में यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं, अच्छा रिज़ल्ट में मेरे पास 3 चीज़ें थी और देखो कितनी आसानी के साथ मैं उसको भूल गया, और वो कितनी इजी चीज़ है। एनालिसिस आपको पी, क्यू और आर 3 चीज़ों का एनालिसिस करना है। किसका, पी, क्यू और आर। तो एनालिसिस में मैं 3 चीज़ों का एनालिसिस करूँगा, पी, क्यू और आर। तो पी क्या है, एनालिसिस करना है मुझे 3 चीज़ों का। पी क्या है, पी मतलब है प्रोसीजर, क्यू मतलब है क्वांटिटेटिव और आर मतलब है रिजल्ट। तो पी, क्यू, आर का एनालिसिस करूँगा। डाटा मैं पुराना भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर सर्वे से नया डाटा ले लूँगा। 3, 4, 5 पॉइंट्स मेरे हो गए। और इतना करने के बाद भाई, इतनी स्टडीज़ करने के बाद तो मुझे ये केस समझ आ जाना चाहिए। तो हो गया ना याद। देखो कितने पॉइंट थे, 6। हमने उसको कितने में डिवाइड किए, 2 में। ठीक है, हमने उसको मेजर 2 में डिवाइड किए। पहला एनालिसिस और दूसरा डाटा। तो एनालिसिस में हमने क्या देखे, एनालिसिस हम 3 चीज़ करेंगे, पी, क्यू और आर। पी मतलब प्रोसीजर्स, क्यू मतलब क्वांटिटेटिव और आर मतलब रिजल्ट्स। ठीक है, पी मतलब प्रोसीजर, क्यू मतलब क्वांटिटेटिव, आर मतलब रिजल्ट। और फिर हमने क्या देखे कि डाटा, तो यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा भी कर सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं। सर्वे से हमने इतना सारा काम करने के बाद हमारी स्टडीज़ बहुत हो गई, तो हमको ये केस तो समझ आ ही गया। तो केस स्टडी हो गया हमारा आखिरी पॉइंट। अब एक एक करके इसको समझ नहीं करते। एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो इस पे आते हैं। हम ऑडिट अप्रोच कैसे तय करें, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि भाई एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, हम प्रोसीजर को एनालाइज करें। इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम इन प्लेस। ठीक है ना, जो भी सिस्टम है हमारा, सिस्टम इन प्लेस, जो कि प्लानिंग, कंडक्टिंग, चेकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। दिस वुड कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज
फाइनेंशियल रिपोर्ट, बजट, प्रोग्राम गाइडलाइंस, प्रोसीजर मैनुअल एक्सेट्रा। इन चीज़ों को एग्जामिन करना, किसको? डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, बजट, प्रोग्राम गाइडलाइंस एक्सेट्रा, इनको एनालाइज करना। इसी से तो हमको प्रोसीजर पता चलेगा ना। नेक्स्ट, केस स्टडी। अ केस स्टडी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बस ये वर्ड याद रखना, क्या? केस स्टडी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। CS इज़ अ DA, मतलब केस स्टडी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। किस बात का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है? वो एक एंटिटी का या किसी स्कीम का या फिर किसी प्रोग्राम का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है केस स्टडी। मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव नहीं है, केवल लिखा हुआ है। तो केस स्टडी है मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। किस चीज़ का? एंटिटी का, प्रोग्राम का और स्कीम का। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, एंटिटी का, स्कीम का और प्रोग्राम का। और इसमें आता क्या है? इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इशू। ये किसी एक इशू को एनालाइज करता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल एरिया अंडर रिव्यू। केवल एक इशू को, ये पर्टिकुलर इशू को एक किसी को बड़े कॉन्टेक्स्ट के एरिया के इसमें रिव्यू करता है ये। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा? एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, दूसरा केस स्टडी, तीसरा हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अच्छा, द ऑडिट स्टाफ शुड इन्वेस्टिगेट। ऑडिट स्टाफ को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या? डाटा हेल्ड बाय द एंटिटी मैनेजमेंट एंड बाय अदर रेलिवेंट सोर्सेज। उसको क्या करना चाहिए? द ऑडिट स्टाफ शुड इन्वेस्टिगेट द डाटा हेल्ड बाय द एंटिटी मैनेजमेंट एंड अदर रेलिवेंट सोर्सेज, मतलब जहाँ भी उसका डाटा है, चाहे वो एंटिटी में या कहीं और के सोर्सेज में। ऑडिट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन टेस्टिंग ऑफ अवेलेबल डाटा इनहेंसेस द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये तो हमारा मेन ही काम है ना भाई। क्या हमारा मेन ही काम तो यही है, एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ करना। सर्वेज। सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। केस स्टडी क्या था? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, तो वैसे ही सर्वे क्या है? मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। कहाँ से? मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी किसी भी पॉपुलेशन से कोई भी चीज़ को कलेक्ट करना सर्वे है। टू एसेस इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। अच्छा, क्या एसेस करते हैं हम सर्वे करके? इंटर रिलेशन। क्या एसेस करते हैं हम? इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। Surveys on predetermined parameters can supplement audit findings and conclusions, adding value to the performance audit। इसका क्या मतलब हुआ? सर्वे एक मेथड है कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन। कहाँ से? मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन से, जिससे कि हम क्या पता कर सके? इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। क्या पता कर सके हम? इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। सर्वे ऑन प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स कैन सप्लीमेंट द ऑडिट फाइंडिंग। मतलब अगर हम पहले से किसी पैरामीटर को देख लें, ठीक है, हमने एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर अगर हम सर्वे करें, यानी प्री डिटरमाइंड पैरामीटर हो गया जो हमने पहले से डिटरमाइन कर लिया, मतलब प्री डिटरमाइंड यानी पहले से डिटरमाइंड। तो जिस पैरामीटर को मैंने पहले से डिटरमाइन कर लिया उसको, है ना, उसके ऊपर अगर मैं सर्वे करूं तो मैं ऑडिट फाइंडिंग को सप्लीमेंट कर सकता हूं, यानी मेरा ऑडिट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कंक्लूजन, एडिंग वैल्यू टू द परफॉर्मेंस ऑडिट। ये देखा, बोला था ना क्या कि अगर मैं सर्वे कर लूँ तो क्या होगा? सर्वे करने से मेरे को और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा उस मैटर के बारे में। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कैरी आउट एक्चुअल आउटपुट इनपुट एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है रिजल्ट का? एक्चुअल आउटपुट इनपुट एनालिसिस टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। मेरी एफिशिएंसी कैसी है ऑपरेशन की, ये पता करने के लिए। अब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल लाइक अर्निंग, रेवेन्यू, ये तो हमारे पता ही वाली चीज़ें हैं, डिटेल बेनिफिशियल। हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू वर्क विथ कंप्लीट डाटा ड्यू टू हाई वॉल्यूम। इन सच केसेस सैम्पलिंग आर रिक्वायर्ड। ये तो हम लिख लेंगे, इसको कौन छोड़ रहा है। तो जो मेन था ना, इसको याद करना, इसको याद करने के लिए हमने क्या लिखे? एनालिसिस करूँगा मैं PQR का, प्रोसीजर, क्वांटिटेटिव और रिजल्ट्स। फिर उसके बाद डाटा मैं एग्जिस्टिंग में ले सकता हूँ या फिर सर्वे से भी ले सकता हूँ। और उसके बाद इतना पढ़ने के बाद मुझे ये पूरा केस, तो पूरा स्टडी समझ में आ गया है। बस इतना ही था इसमें अभी तक। अब डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चन आया।
जब एक बार हमने पता कर लिया कि भाई ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट क्राइटेरिया क्या है, टीम इज़ रिक्वायर्ड, अब टीम का ही काम है कि वो प्रिपेयर करे क्या, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जिसके हमको आंसर्स ढूंढने हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएं जिनके हमें आंसर्स ढूंढने हैं। और क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और हायरार्ची को ध्यान में रखते हुए, मतलब क्वेश्चंस की हायरार्ची मेंटेन करनी है, बस सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, क्या हम खुद ही बहुत होशियार हैं, हमें दूसरे होशियार लोगों की ज़रूरत है। इट इज़ एसेंशियल दैट द परफॉर्मेंस ऑडिटर पोजेसेस स्पेशल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज। अब इतना बड़ा ऑडिट करने जा रहे हो तो नॉर्मल नॉलेज की तो बात मत करना, तो क्या होना चाहिए आपके पास, स्पेशल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ C&AG ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, क्या बोलते हैं वो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, कि ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो भी ऑडिट करने जाने वाला है उसको डेवलप और ट्रेन करना चाहिए ऑडिटर्स, जिससे कि वो इनेबल होएं उनके टास्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, और उनको प्रिपेयर मैनुअल्स और अदर रिटर्न गाइडलाइंस, नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन, अदर रिटर्न गाइडलाइंस, नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए उन्हें मैनुअल्स, गाइडलाइंस वगैरह दे दी जाए। नेक्स्ट, गिवन द डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग कोई छोटा सा तो है नहीं, बहुत सारी डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट है उसमें। द ऑडिट टीम, अब ऑडिट टीम का काम क्या है कि वो साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम रखे, क्या रखे, साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम और एंटिटी प्रपोज टू बी ऑडिटेड। या भाई आप प्रोग्राम को भी ऑडिट करने जा रहे हो या फिर एंटिटी को करने जा रहे हो, तो उसके लिए उसको क्या करना है, साउंड अंडरस्टैंडिंग बस रखना है और कुछ नहीं करना है। ये ऑडिट टीम का काम है कि वो साउंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। द ऑडिट टीम नीड्स टू डिसाइड एट द प्लानिंग स्टेज, ये तो प्लानिंग स्टेज पर ही आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है या नहीं। दो द अकाउंटेंट जनरल में यूज़ द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, he retains full responsibility for expression of opinion in the audit report। अकाउंटेंट जनरल चाहे तो एक्सपर्ट को रख सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुली उसके ही ऊपर आएगी, ठीक है। ये बड़ा ही कॉमन और पता हुई बात है ये तो। फिर इट इज़ एसेंशियल दैट द परफॉर्मेंस ऑडिटर पोजेसेस, एक बार फिर हम इसी को देख रहे हैं ना, इट इज़ एसेंशियल दैट परफॉर्मेंस ऑडिटर पोजेसेस स्पेशल एटीट्यूड एंड नॉलेज। प्रोफेशनल ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए, स्पेशल एटीट्यूड एंड नॉलेज। छोटा छोटा चीज़ के लिए तो जा नहीं रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ के लिए जा रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल एप्टीट्यूड। क्या होना चाहिए, स्पेशल एप्टीट्यूड यानी जो आप एग्ज़ाम देते हो फाउंडेशन में, तो एप्टीट्यूड उसका स्पेशल होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए उसका स्पेशल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ CAG बोलते हैं कि भैया जो भी इंस्टीट्यूशन ऑडिट करा रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने ऑडिट वाले बच्चों को डेवलप करे और ट्रेन करे, ठीक है। क्या करे, डेवलप करे और ट्रेन करे, किस लिए, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। और उन्हें दे क्या दे, तो उन्हें दे ऑडिट मैनुअल और रिटर्न गाइडलाइंस, नोट एंड इंस्ट्रक्शन कंडक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ audit। Given the diverse range of subject of performance auditing, the audit team needs to develop sound understanding of program। ये हमने पढ़ लिए है, शुरू में ही पता कर। अब ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स कैसा होता है, तो ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स में जितनी हमने चीज़ें अभी तक पढ़े ना वही चीज़ें आ जाती है। स्पेसिमेन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 2, ऑडिट क्वेश्चन है, ये भी एक पॉइंट था। ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड। अब इसमें मैं क्या ही बता दूँ, हैविंग डिटरमाइंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्राइटेरिया यानी हमको लिखना कि हाँ ये पुरानी वाली स्टेप सब हो गई है ना, अब उसको ये वाली स्टेप लेना है, तो ये एक नंबर हमारा फ्री का है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली फोकस्ड, कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली फोकस्ड अप्रोच। कैसा स्ट्रक्चर्ड है और हाईली फोकस्ड अप्रोच टू डिज़ाइनिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट स्टडी, ठीक। तो ये जो ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स, इसका नाम ही इतना खतरनाक है तो इसका काम भी खतरनाक होगा। तो काम कैसे खतरनाक है, तो वो कैसा है, स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड। कैसा है, स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड। कैसा है, स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड। कैसा है,
स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड। कैसा है? स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड। कैसा है? स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड अप्रोच। इतने के बाद अगर तेरे को नहीं बनाना भाई तो सही में तो एक झापड़ तो अपना आपको मार लेना। कैसा अप्रोच होता है? स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली फोकस्ड। The ADM highlights the data collection and analysis method as well as type and sources of evidence required to support audit of evidence। चलो इतना तो अब हम नहीं दिमाग लगाते। Establishing timetable and resources, अब हमने ये सब तो पता कर लिया। It is significant to determine the timetable, कितने टाइम में हमको ऑडिट करना है और कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन ऑफ, अच्छा रिसोर्सेज मतलब ऑडिट टीम, ठीक है, रिसोर्सेज मतलब ऑडिट टीम। ये सबसे वाइटल कंपोनेंट है, कौन कौन जाएगा नहीं, कौन कौन नहीं जाएगा। कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम शुड बी रिकॉर्डेड, ये चीज़ हमको हमेशा रिकॉर्ड करके रखनी है। किसके साथ? प्रपोज टाइमलाइन के साथ साथ, ठीक। द प्रोग्रेस शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट दीज टाइमलाइंस, और जो हमारी प्रोग्रेस होती जा रही है ना उसको भी हमेशा इस टाइमलाइंस के अगेंस्ट हमको मेज़र करते जाना है। द अकाउंटेंट जनरल वुड बी लायबल, जो हमारा CAG है वुड बी लायबल फॉर इंश्योरिंग दैट, क्या इंश्योर करने के लिए? परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम। बस इसके ऊपर ही हम आने के लिए इतनी ज़्यादा ऊपर से भूमिका रचे हैं। तो क्या हमने भूमिका क्या रचे है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम टाइम टेबल और जो भी हमको रिसोर्स चाहिए पहले से पता कर ले। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट, तो रिसोर्सेज के बारे में एक ही बात कही है क्या? ऑडिट टीम, तो सिलेक्शन अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम का सिलेक्शन बहुत वाइटल कंपोनेंट है। प्लानिंग एंड ऑडिट, कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब हम जो ऑडिट टीम को सिलेक्ट करने वाले हैं ना उसके लिए हमने जो भी चीज़ें, consideration for selecting an appropriate audit team should be recorded along with proposed timelines for various activities to be undertaken as a part of audit process. The process should also be monitored against these timelines. अब इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटीज, आखिरी पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का। Audited entities must be intimated about the intention of taking up planned performance audit. Intention of taking up planned performance audit with the scope and extent of audit, including the constitution of audit team and tentative time schedules well before the commencement of audit। तो क्या मतलब हुआ उसका कि जिसका भी हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना उसको हमको पहले से बता। भाई आप किसी का मेहमान बन के जाओगे तो एक अच्छा मेहमान क्या होगा कि वो पहले से बता दे, ठीक है, कि उसका क्या प्लान है। तो प्लान परफॉर्मेंस ऑडिट किस स्कोप से, और इस प्लान परफॉर्मेंस ऑडिट में उसका स्कोप क्या है और वो किसको किसको लेके आ रहा है अपने साथ, ठीक है ना। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट के वेल बिफोर मतलब कमेंसमेंट करने के पहले ही वो ये सब चीज़ें बता दे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस, इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट किया जा सकता है और रिकॉर्ड पर भी रखा जा सकता है इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इट मे बी रिक्वायर्ड to refine an audit's objectives as audit progresses for gathering the requisite information to fulfill the audit. It may be required to refine an audit's objective. ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या हो जाएंगे, जोर से बोलो, रिफाइन। क्या हो जाएंगे, जोर से बोलिए, रिफाइन। क्या हो जाएंगे, रिफाइन। इतनी बार करने के बाद भी वो सही नहीं लगा, लेकिन कोई नहीं, सीख रहा है भाई। इट मे बी रिक्वायर्ड टू रिफाइन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होता जाएगा इसको रिफाइन करते जाएंगे। द रीज़न फॉर सच चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, ठीक है। द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम,
ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, और वो रिव्यूड होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट ऑल कंटिजेंसीज एट द अर्ली स्टेज। हमेशा जब भी प्रोग्राम बनाते हैं ना हम, तो प्रोग्राम हमेशा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और हर बार को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको शुरू में थोड़ी पता होने वाला कि क्या क्या कंटिजेंसीज आ सकती है। द अकाउंटेंट जनरल शुड शेयर ऑल सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट, जितने भी उसको नई नई चीज़ें पता चलती जानी है, जो भी रिफाइनमेंट होते जा रहे हैं, रिफाइनमेंट यानी नई नई चीज़ें, तो जो भी वो रिफाइनमेंट करते जा रहा है अपने अप्रोच में और एडिशनल टेस्ट फाइंडिंग जो भी करते जा रहा है, सब चीज़ उसको क्या करनी चाहिए, शेयर। क्या करनी चाहिए, शेयर। क्या करनी चाहिए, शेयर। आप भी ये वीडियो को शेयर कर देना। तो ही शुड शेयर ऑल सिग्निफिकेंट रिफाइनरीज इन अप्रोच एंड एडिशनल टेस्ट एंड फाइंडिंग। एडिशनल टेस्ट और फाइंडिंग जो भी उसको पता चलती जा रही है कंकरेंटली, साथ साथ। कंकरेंटली मतलब साथ साथ, जैसे बैंक का ऑडिट होता है, विद अदर ऑडिट टीम्स। किसके साथ, अदर ऑडिट टीम्स के साथ करना है भैया। अगर बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं तो द सिस्टम ऑफ शेयरिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फील्ड ऑडिट एक्सपीरियंस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिव्यूड। तो ये सब चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करना है और रिव्यू भी करते जाना है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बुरे तो आप वैसे भी हो। काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक। इसके बाद आएगा प्रोप्राइटरी ऑडिट, वो भी कम बोरिंग नहीं है। और फिर आएगा CA कारो। कारो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अब इसके बाद का हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी के लिए थैंक्स।